इस स्थिति का सामना किस स्थिति से करना पड़ रहा है? इस दिन गैंगस्टर सड़क पर घूम रहा था, कुछ भी करने को नहीं था। तभी उसने दूर से एक अलग लड़की को देखा जो उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी और यह स्पष्ट था कि उसके मन में कुछ विचार थे। जल्द ही वह धीरे धीरे अनियंत्रित होकर आगे बढ़ा और बिना कुछ बोले मेरे बगल में बैठ गया। लड़की को शक नहीं हुआ। गैंगस्टर दूसरी पार्टी को देखता रहा। जब उसे होश आया और उसने देखा कि दूसरी पार्टी उसे इस तरह देख रही है तो उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। वो तुरंत घृणा से भरी नजर से खड़ी हो गई। गैंगस्टर अभी भी उसे देखता रहा और उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी। इस समय उसका प्रेमी आया और उसे सारी बातें बताई। वो अपनी ताकत दिखाना चाहता था। इस मामले में गैंगस्टर उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधे उसके पास जाने का मतलब है कि ऐसी अंतरंगता के सामने भले ही उसके बगल में बैठा प्रेमी उसे रोकने की कोशिश करे, ये बेकार है और वह अपने बगल में पड़े कूड़ेदान को उठाकर खुद को मारती भी है। जब मेरी गर्लफ्रेंड को धमकाया गया तो गैंगस्टर ने उस पर हमला कर दिया और वह जवाबी हमला नहीं करना चाहती थी। वो इतनी गुस्से में थी कि गैंगस्टर भागना चाहता था। इस समय लड़की जियाओ बेई दुखी थी और चाहती थी कि वो माफी मांगे। गैंगस्टर उनसे बहस नहीं करना चाहते थे और ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो न्याय के लिए खड़े होने के लिए पर्याप्त साहसी हैं। लड़ाई का सामना करते हुए गैंगस्टर के पास अभी भी कुछ कौशल थे। हालांकि उसने जियाओ बेई को तब दबा दिया जब दूसरी तरफ ज्यादा लोग थे। ऐसा लग रहा था कि गैंगस्टर में अभी भी हिम्मत थी। अप्रत्याशित रूप से जियाओ बेई अभी भी अथक था और सीधे मुंह में मोटा थूक थूक दिया, जिससे गैंगस्टर को ये पूरी तरह याद आ गया। उसके जाने के बाद उसे लगा कि मामला इतनी आसानी से नहीं छूट सकता और उसकी शिकायतें व्यर्थ नहीं जा सकती। इसलिए उसने मन ही मन एक योजना बनाई और अवसर की तलाश में लग गई। इस दिन वो आखिरकार जियाओ बेई के अपने प्रेमी के साथ डेट पर जाने का इंतजार कर रही थी। उसने उन्हें बहुत प्यारे होते देखा और उनका पीछा किया। अचानक अंधेरा हो गया। उसका प्रेमी जियाओ बेई को एक सुनसान जगह पर ले गया और अपने घर जाना चाहता था। ये स्पष्ट था कि उसका प्रेमी गंभीर नहीं था, इसलिए जियाओ बेई ने उत्सुकता से उसे सीधे मना कर दिया। पास खड़े गैंगस्टर भी जानते थे कि जियाओ बेई एक अच्छी लड़की है, इसलिए उन्हें अपनी योजना को लागू करना था। बाद में एक दिन जियाओ बेई लाइब्रेरी में आई और गलती से एक बटुआ देखा। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं था, उसने चुपचाप उसे उठाया और शौचालय में भाग गई। उसने एक नजर डाली और पाया कि उसमें वास्तव में पैसे थे। वो खुश थी और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाना चाहती थी। अचानक एक चिंतित आदमी दिखाई दिया। ये स्पष्ट था कि वो मालिक था। जियाओ बेई के बाहर आने के बाद वह जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहती थी और उसके पीछे मालिक उसका पीछा करता रहा। अप्रत्याशित रूप से मैं एक मृत अंत में जा पहुंचा। इस बार तो हद ही हो गई। खोए हुए पैसों का मालिक उसे सबक सिखाने के लिए आगे आया और कहा कि उसने 5000 युआन खो दिए हैं। जियाओ बेई थोड़ा घबरा गया था। ये स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था ताकि मालिक पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार न कर ले। अंत में जियाओ बेई को उच्च ब्याज वाले ऋण लेने पड़े। इस तरह वो धोखा खा गया। कुछ ही समय बाद उसे बेरहमी से पैसे वापस करने के लिए कहा गया। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए वो बस पैसे नहीं निकाल सकता था। इस मुश्किल स्थिति में उसे जल्द ही रेड लाइट जिले में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब मैं यहाँ आया तो पहले तो मुझे बॉस की बात पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन जल्द ही मुझे सबक मिल गया। अभी तक मुझे गैंगस्टर योजना में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि वह नहीं चाहता था, फिर भी जियाओ बेई को अंततः एक वर्दी दी गई और वो उस रात काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। यह मेरे जीवन में पहली बार था कि मैं ऐसी जगह पर आया था और मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये स्पष्ट था कि मैं उस जगह से थोड़ा अपरिचित था, लेकिन मैंने जल्द ही अपने पहले ग्राहक को उसकी उपस्थिति के कारण आकर्षित कर लिया। बगल से देख रहा गैंगस्टर थोड़ा चिंतित लग रहा था और जल्दी से कार से बाहर निकला और बगल की अंधेरी खिड़की से देखने लगा। जियाओ बेई को बेरहमी से प्रताड़ित होते देख उसने अपना सेल फोन निकाला और अपने आदमियों से इसे रोकने के लिए कहा। इस समय जियाओ बेई को थोड़ा पछतावा हुआ और उसने सोचा कि उसे अपना पहला समय अपने प्रेमी को देना चाहिए। उसके बार अनुरोध के बाद जियाओ बेई की उसके प्रेमी से मुलाकात का प्रबंध अंततः हो गया। देर रात सुनसान जगह पर पहुंचकर जियाओ बेई ने अपने प्रेमी से फिर से मिलने के लिए संपर्क किया, ये सोचकर कि वो जो चाहती थी उसे मौके पर ही मिल सकता है। जियाओ बेई की पहल ने उसके प्रेमी को दोषी महसूस कराया, ये सोचकर कि कुछ हुआ होगा। उसका सीधा साधा प्रेमी सच्चाई का पता लगाना चाहता था और उसका उससे इस तरह निपटने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर कि गैंगस्टर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने उसे रोकने के लिए किसी की व्यवस्था की। चूंकि उसने उसे मौका दिया था लेकिन तुमने इसका कोई फायदा नहीं उठाया, इसलिए वो उसे ले जा सकता था। जल्द ही जियाओ बेई फिर से कार्यस्थल पर आ गई। आज रात के मेहमानों का सामना करते हुए गैंगस्टर अभी भी उन्हें देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं शुरू में इसे रोकना चाहता था, लेकिन मुझे अपने बॉस से डांट खानी पड़ी। वर्तमान स्थिति के बारे में जियाओ बेई ने अभी भी इसे कम कीमत पर बेचा। ये पहली बार था जब मैंने अपने पसंदीदा जियाओ बेई को इस तरह से रोते हुए देखा। सिर्फ मेरे अजीब व्यक्तित्व की वजह से मुझे मिली जुली भावनाएं महसूस हुई। जब उसने मेहमान को जियाओ बेई के कमरे से बाहर आते देखा तो वो थोड़ा क्रोधित हुआ। उसने बिना कुछ कहे उसे सबक सिखाया और धीरे धीरे उसे अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना पड़ा। जल्द ही गैंगस्टर ने अच्छी तस्वीरों वाली वो किताब निकाल ली जो उसने लाइब्रेरी से चुपके से फाड़ ली थी। ये देखकर भले ही उन दोनों के बीच दुश्मनी थी, फिर भी जियाओ बेई ने गैंगस्टर के प्रति कृतज्ञता महसूस की, यह नहीं जानते हुए कि यह गैंगस्टर की योजना थी जिसने उसे यहाँ रखा था। जब वो जियाओ बेई पर चुपके से नजर रख रहा था तो उसके आदमी अचानक आ गए और जियाओ बेई पर हमला करना चाहते थे।
एक दूसरे को जानने के बाद उसके आदमियों ने लगभग मामले को उजागर कर दिया क्योंकि वे बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। जियाओ बेई, जो समझ नहीं पाया कि उसने क्या सुना, जल्दी से कुछ सोचने लगा। थोड़ा चिंतित होकर वो सीधे गैंगस्टर के पास गया, ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। शियाओबी के गुस्से को देखते हुए गैंगस्टर बिना कुछ कहे वहीं खड़ा रहा। वो इतना गुस्से में था कि वो अपने अधीनस्थों पर हमला करना चाहता था, लेकिन अंत में वो कमरे में वापस जाने के लिए सहन नहीं कर सका। जियाओ बेई गुस्से में अपना सामान पैक करके जाने के बारे में सोच रहा था। जब वो यहाँ आया था तो वो यूं ही कैसे चला गया? अगर उसे धोखे से यहाँ लाया गया था तो भी यह बेकार था। जल्द ही बॉस ने अपने कपड़े उतार दिए और जियाओ बेई ने जब स्थिति देखी तो वह अवाक रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि बॉस ने भारी कीमत चुकाई थी, लेकिन इस लाल बत्ती जिले से भागने में विफल रहा। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी ऊर्जा बचाएं। जियाओ बेई, जो थोड़ा नियंत्रण से बाहर था, जल्द ही वो खुद मुसीबत में पड़ गया। जब गैंगस्टर यहाँ आए तो उन्होंने सिर्फ जियाओ बेई का ख्याल रखा। भले ही उसे लगे कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उसने स्वेच्छा से ऐसा किया। चूंकि वो यहाँ से नहीं जा सकता था, इसलिए जियाओ बेई को यहाँ के माहौल में घुलना मिलना पड़ा। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन था, इसलिए उसने दूसरों के ग्राहकों को जल्दी से छीन लिया। ये स्पष्ट था कि उसे बाहर रखा जा रहा था। उसके बगल के अधीनस्थों ने जियाओ बेई के बारे में अच्छी धारणा बनाई और महसूस किया कि वह उसके काम को तुच्छ नहीं समझता और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था। ऐसी अचानक स्थिति का सामना करते हुए जियाओ बेई ने निश्चित रूप से इनकार कर दिया और उसके अधीनस्थों ने उसे यहाँ से भागने में मदद करने का वादा किया। ये सुनने के बाद जियाओ बेई सहमत हो गई और यहाँ के गैंगस्टरों ने भी ये देखा। उस दिन अधीनस्थ ने देखा कि आसपास किसी ने भी खिड़की की रेलिंग नहीं हटाई और महत्वपूर्ण क्षण में उसके साथियों ने उसे देख लिया। वो जियाओ बेई को भागने देने के बजाय दंडित होना पसंद करेगा। सड़क पर चलते हुए उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। बदमाशों ने कई ब्लॉक तक उसका पीछा किया। उन्होंने मौका देखकर उसे जबरन कार में बिठा लिया। वे उसे जल्दी से एक सुनसान जगह पर ले गए और चाहते थे कि वह आराम करे। ऐसा लग रहा था कि जियाओ बेई अभी भी भागने के बारे में सोच रहा था। उसने मौके का फायदा उठाकर शीशा पकड़ लिया और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसे वापस रेड लाइट एरिया में ले जाया गया। आज रात गैंगस्टर नहीं गया और उसने पूरी रात ऐसे ही बिताई। लंबे समय के बाद जियाओ बेई को यहाँ के जीवन की आदत हो गई। बाद में एक दिन कुछ बदमाश आए और गुंडे जो जियाओ बेई को मुफ्त में कुछ मिलना बर्दाश्त नहीं कर सके, उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए गुंडे निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने जमीन पर पड़े रंगीन पृष्ठ को उठाया, उसे मोड़कर एक धारदार हथियार बना लिया और तुरंत ही प्रतिद्वंद्वी को परास्त कर दिया। इस घटना के बाद लोगों का ये समूह उससे बदला लेना चाहता था। कुछ दिनों बाद एक रात गैंगस्टर को कान से चाकू मार दिया गया। जब वो तैयार नहीं था, वो तुरंत गिर गया और जियाओ बेई को घूरता रहा। उनके अधीनस्थों ने उन्हें समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराई, लेकिन सौभाग्यवश वे बच गए, जिसे स्वीकार करना कठिन था। उसके आदमियों ने आधी रात को घर में घुसकर दूसरे पक्ष को मार डाला, लेकिन अंत में गैंगस्टर अभी भी एक कदम बहुत देर से पहुंचा था। वो अपने आदमियों को अपना जीवन बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने सारी जिम्मेदारी खुद ले ली और जल्दी से गैंगस्टर को बंद कर दिया। ये सब जानने के बाद जियाओ बेई अब काम पर जाने के मूड में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जियाओ बेई के मन में गैंगस्टर के लिए भावनाएं पैदा हो गई थी, इसलिए उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके गैंगस्टर से मिलने गया। गैंगस्टर ने बेकाबू जियाओ बेई की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसके अधीनस्थों ने उसकी मर्जी के मुताबिक काम किया। जियाओ बेई को चुपचाप छोड़ दो। आजादी का सामना करते हुए जियाओ बेई ने हार मान ली और लाल बत्ती वाले इलाके में वापस जाने का फैसला किया, जहां वो उस दिन का इंतजार करता रहा जब गैंगस्टर वापस आएगा। जियाओ बेई पूरे दिन गुमसुम रहता था और उसे भूख भी नहीं लगती थी। उसके अधीनस्थ को बहुत दोषी महसूस हुआ क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से किसी को मार डाला था और वह किसी और को दोष नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने खुद को सौंप दिया। आखिरकार गैंगस्टर को रिहा कर दिया गया, लेकिन वो बाहर आने के बाद भी जियाओ बेई से मिलने नहीं आया। वो बस पीछे से उसकी अस्थिर भावनाओं को देखता रहा। जल्द ही जियाओ बेई को भी पता चल गया कि गैंगस्टर बाहर आ गया है और वह अब और छुपना नहीं चाहता था। जल्द ही उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट कर दी। थोड़ी देर बाद गैंगस्टर जियाओ बेई को उस स्थान पर ले आया जहाँ वे पहली बार मिले थे। दोनों एक साथ रह सकते थे, लेकिन गैंगस्टर ने उठकर चले जाने का फैसला किया। वह चाहता था कि जियाओ बेई अपनी मूल जिंदगी में लौट आए।